हाँ जी, जय हिंद साथियों, मेरा नाम के राज भैरव है और आज हम जो राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर चाहे आप राजस्थान के एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे जुडिशरी से रिगार्डिंग, तो राजस्थान का जो पार्ट है, उस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है पीवाईक्यू की, एमसीक्यूज़ की। तो राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप जो है खाना खा लिए, टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, मेट्रो में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप टेम्पो में बैठे हो, आप इसको सुनते जाओ 2x की स्पीड पे, 2x की स्पीड पे सुनते जाओ। आपके मैं दावे से बोल रहा हूँ, कम से कम भी नहीं तो 15 से 18% क्वेश्चन मार्क्स इम्प्रूव होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस इसको कम से कम 3 से 4 बार आप सुने और उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक के एमसीक्यू अपन सोल्व करेंगे वो है मेवाड़। मेवाड़ का जो राजवंश है, गुहिल सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका मतलब है कि भाई कौन सा विद्वान है, कौन सा थिंकर है, कौन सा इतिहासकार है जो गुहिल को ब्राह्मण नहीं बोलता, तो वो है ओझा, GH ओझा। ठीक है, डॉक्टर गौरी शर्मा ओझा। ठीक है, डॉक्टर गौरी शर्मा, GH। डॉक्टर गौरी शर्मा ओझा ने गुहिलों को सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। और DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को ब्राह्मण माना है। क्या माना है? ब्राह्मण माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो टोटल 24 शाखाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड ने 24 शाखाएं मानी है गुहिलों की। और जो श्यामल दास है, कविराज श्यामल दास, इसने 36 शाखाएं बताई है। ठीक है, इतना याद रखना कि मुहिणोतो नैणसी ने अपनी ख्यात मुहिणोतो नैणसी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और श्यामल दास जी ने कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो श्यामल दास जी ने जिनका उल्लेख किया है वो है 36 शाखाएं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? तो बप्पा रावल को अपन जानते हैं काल भोजी बोलते हैं। कौन है बप्पा रावल? बप्पा रावल जो है वास्तविक संस्थापक है गुहिल राजवंश के। ठीक है, जो महाराणा प्रताप की भव उनाही बढ़ मिले न मिले न तपरे ताप रे अणगिण माही ए जने कि जब जन्म्यो वो मेवाड़ी प्रताप। तो जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उस वंशावली, उस गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। और बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो क्या था? कालभोज। वो क्या था? कालभोज। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल जो है वो 1734 से 1753 ईस्वी, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। किन्होंने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। 1734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हरा करके गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, क्या किया इन्होंने? इन्होंने, बप्पा रावल जी ने मानमोरी को हराया। चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे वो कौन थे? मानमोरी। वो कौन थे? मानमोरी। कौन सी मोरी? मानमोरी। मान जा रहे भाई मोरी, मानमोरी। तो मानमोरी को हरा दिया, इनको बैटल में हरा दिया। और हराने के बाद में मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। गुहिल साम्राज्य की नींव डाली।
तो इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो वही बप्पा रावल। 1734 तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था? बप्पा रावल द्वारा मारा गया। ठीक है, 1734 तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक था मानमुरी। बताया ना, मानमुरी चित्तौड़गढ़ का राजा था मानमुरी, मौर्य वंश का शासक था। इसको हराया और इसको हराने के बाद में गुहिल राजवंश की स्थापना करी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है क्रोनोलॉजी आती है कि भाई मेवाड़ का तो जेत्र सिंह था। मेवाड़ का कौन था? जेत्र सिंह, जो लगभग 1213 से 1253 ईस्वी में इसका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद में आता है तेज सिंह, इसका टाइम पीरियड 1253 से 1273 में। फिर आता है समर सिंह, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1273 से 1302 में। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनकी ट्रिक बता दूंगा मैं, तो ये ट्रिक आप ध्यान रख लोगे ना तो भी आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी भाई कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से मेवाड़ के शासक हुए। ठीक है, तो जेत्र सिंह के बारे में जानते हैं अपन। जेत्र सिंह था, वो था मेवाड़ का शासक, वो था मेवाड़ का शासक। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, आपने पद्मावती की कहानी सुनी होगी, अभी वो पिक्चर आपने देखी हुई थी कि उसमें रणवीर सिंह था, दीपिका पादुकोण थी, और वो था वो जो हमेशा, क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह था, दीपिका पादुकोण और वो शाहिद कपूर, तो उनकी ये मूवी थी। तो वो मूवी किनके ऊपर बनी हुई थी? वो मूवी बनी हुई थी राणा रतन सिंह के ऊपर। ठीक है, तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे? तो वो थे गुहिल वंश के। ठीक है, वो थे राणा रतन सिंह किस वंश के थे? गुहिल वंश के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो वो थी 1303 में, वो थी 1303 में। देखो आपको बाहर शोर सुनाई दे रहा होगा, घर का काम वाम चल रहा है तो उससे परेशान हूँ मैं भी, तो देखते हैं कब तक पूरा होगा, तो तब तक थोड़ा एडजस्ट करो यार। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो वो थी 1303 में। ऐसा माना जाता है कि सिंहलदीप के राजा थे गंधर्वसेन, सिंहलदीप के राजा थे गंधर्वसेन, सिंहलदीप के राजा थे गंधर्वसेन। तो उस सिंहलदीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थी पद्मिनी। ठीक है, कुछ लोग उन्हें पद्मावत भी बोलते हैं। तो इनके सौंदर्य, इनकी सुंदरता से आकर्षित होकर खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया। 7 महीने की घेरेबंदी के बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। गोरा और बादल, गोरा और बादल, गोरा और बादल, गोरा और बादल। बादल तो कौन था? वो था रानी पद्मावती का भाई, और गोरा कौन था? वो था रानी पद्मावती का चाचा। तो इन्होंने उसकी मुक्ति का प्रयास भी किया, और प्रयास के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई, और रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ में जोहर किया। जोहर क्या होता है दोस्तों? तो जोहर होता है कि अग्नि में आहुति दे देना, अपनी इज्जत, अपनी आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए रानी पद्मावती और अनेकों सैकड़ों हजारों राजपूत स्त्रियों ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जोहर किया। ठीक है, अब मेवाड़ का जो प्रथम और राजस्थान का जो दूसरा शासक कहलाता है। ठीक है, फिर मोहम्मद जायसी ने पद्मावती के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह के रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया था। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि भाई उस टाइम के जो राजा रजवाड़े थे
वो आपस में लड़ते थे। जो ये मुगल वगैरह थे, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चित्तौड़गढ़ या अन्य जो राज्य थे उन पर आक्रमण करते थे और उन्हें लूटते खसोटते थे। तो उनको बहाना चाहिए होता है किसी न किसी पॉइंट पे, इस वजह से वो लड़ाई झगड़ा करते थे। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार है अमीर खुसरो, उसने खिलजी के साथ था, जिसका वर्णन इन्होंने किया है खाजाइन उल फुतूह, खाजाइन उल फुतूह। फिर किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो वो है खाजाइन उल फुतूह, खाजाइन उल फुतूह, खाजाइन उल फुतूह। ठीक है दोस्तों। फिर 1303 में चित्तौड़ के अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था कौन? अमीर खुसरो। वह था कौन? अमीर खुसरो। वह था कौन? अमीर खुसरो। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहिर किया था, वो था पद्मवती। ठीक है, पद्मिनी भी बोल सकते हैं, ये अलग अलग नाम है। पद्मिनी, पद्मावती, कर्मावती और रूपवती तो नहीं है, मोस्टली पद्मिनी ही बोलते हैं। तो हालांकि इस तरह के ऑप्शन आएंगे नहीं कि पद्मवती और पद्मिनी दोनों आए, ये दोनों में से आए। तो अब जैसे इस बुक में जो है दिया हुआ है कि साहब पद्मिनी है, तो ये दोनों एक ही है, रानी पद्मावती है, रानी पद्मिनी एक ही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में गोरा और बादल कौन थे? तो गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की? तो गोरा और बादल ने रानी पद्मावती की रक्षा की। तो बादल तो कौन था? रानी पद्मावती का भाई था, और गोरा कौन था? चाचा था। ठीक है। तो 1303 में चित्तौड़ की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम जो दिया वो था खिजराबाद। क्या था? खिजराबाद। चित्तौड़ की विजय के बाद में चित्तौड़ का नाम उसका जो बेटा था, ठीक है, खिज्र खां, उसका जो बेटा था खिज्र खां, उस खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। किसने रखा? तो वो रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। लेकिन देख लो, इतिहास हमेशा कि हमले हुए कितने भी, लेकिन आज भी चित्तौड़गढ़ का नाम चित्तौड़गढ़ ही है, खिजराबाद नहीं है। ये भी सोचने का विषय है। सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, वो थे राणा हमीर। वो थे राणा हमीर। ठीक है। राणा हमीर, इन्हें मेवाड़ के उद्धारक और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जो गुहिल वंश है, तो गुहिल जो वंश है उसमें मोस्टली एक तो गुहिल ब्रांच हो गई, और फिर जो है आगे चल के सिसोदिया ब्रांच हुई। ठीक है। तो अब जैसे गुहिल वंश है, तो ये रावल लगाते थे, और सिसोदिया वाले जो वंश है वो महाराणा लगाने लगे। ठीक है। तो इस चीज को समझना, ये है मैटर। ठीक है। तो राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सिंगोली का युद्ध हुआ था। सिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया की जो टीका है कीर्ति स्तंभ में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के सदृश कहा गया है, यानी शेर के समान माना गया है। विषम घाटी पंचनन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो वो है राणा हमीर। वो है राणा हमीर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो वो था लाखा सिंह। लक्ष्य सिंह बोलते हैं, लाखा सिंह। ठीक है, वो थे लाखा सिंह। किस मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो वो थे लाखा सिंह। वो कौन थे? लाखा सिंह। लाखा सिंह के
राजत्व काल में मगरा जिले, कौन सा जिले? मगरा जिले, मगरा जिले में जावर गांव है। कौन सा गांव है? जावर गांव में कौन सा जिला है? मगरा जिला। जावर गांव में चांदी की खान निकली, जिसमें चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो वह है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय मेवाड़ की किसको दिया जाता है? तो वो है महाराणा कुंभा। कुंभा ने संगीत का राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, जो चंडी शतक की व्याख्या टीका संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनमें उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान था। मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एक लिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने लिखा है। कुंभा ने अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रति सार यानी संगीक्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रतन कोश और हरि वार्तिक, ये निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं कामराज रतिसार ने। कुंभा के अन्य जो ग्रंथ हैं वो ये है। संगीत पर यदि मैं बात करूं, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो वो है आंसर 4 यानी चारों। संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, रसिक प्रिया भी है, सून प्रबंध भी है। सून प्रबंध किसने लिखी? तो राणा कुंभा ने लिखी। किसने लिखी? राणा कुंभा ने। बात आ जाए कि मीमांसा किसने लिखी? संगीत मीमांसा राणा कुंभा ने। रसिक प्रिया किसने लिखी? राणा कुंभा ने। सूड प्रबंध किसने लिखा? राणा कुंभा ने। संगीत राज किसने लिखा? राणा कुंभा ने। ठीक है। तो संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा का है? तो ये संगीत मीमांसा भी है, संगीत राज भी है, काल निधि नहीं है, तो चौथा हटा दो। तो ये चौथा इसमें से भी हटा दो, कट कर दो, इसको हटाओ। चौथा इसमें से भी, इसको भी कट कर दो। ठीक है। और ये है साहब तीसरा, मीमांसा भी है, संगीत राज भी है, सूद प्रबंध भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो कुंभा ने। किसने की? तो कुंभा ने। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी लिखी थी? तो सूद प्रबंध लिखा था और चंडी शतक लिखा था। ये बात ध्यान रखना। कुंभा द्वारा रचित नहीं है, संगीत राज है, बिल्कुल है, मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी है। तो ये संगीत रत्नाकर नहीं है साहब, संगीत रत्नाकर नहीं है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये मतलब ये तो देखो सिंपल सी बात है, झूठ है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, सही है। संगीत प्रेमी थे, सही है। मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, सही है। वे स्वयं विद्वान न थे, क्यों नहीं थे भाई? विद्वान आदमी थे, किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, नहीं, ये गलत है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने कोश में विभक्त है? तो वो है 5 कोश में, वो है 5 कोश में। संगीत राज दोस्तों, संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृद्ध यानी बड़ा, सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छा, सिरमोहर ग्रंथ है।
शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों यानी 5 पार्ट में तोड़ा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? पाठ्य रत्नकोश, दूसरा नृत्य रत्नकोश, तीसरा गीत रत्नकोश, चौथा वाद रत्नकोश, पांचवा रत्न रत्नकोश। रत्नकोशों को उल्लासों एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ में पाठ्य रत्न कोशों में कुंभा की वंशावली का वर्णन मिलता है। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, वो है संगीत राज, वो है संगीत राज। क्या है? संगीत राज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूट प्रबंध कुंभा ने लिखा था, सीधी सी बात है, ये रहा कुंभा। ठीक है, कुंभा जी ने लिखा था। फिर सूट प्रबंध क्या है? तो कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग ताल संबंधी विवरण, कुंभा के राज्य श्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आश्रयों का नामोल्लेख मिलता है। इसके रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कह सकते हैं। अब इसके बाद में कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो वह राज, संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ उनकी विषय वस्तु थे। तो ग्रंथ, ये ग्रंथ है रूप मंडन, विषय वस्तु मूर्तिकला, देव मूर्ति प्रकरण, रूपावतार मूर्ति से संबंधित बातें हैं इसमें। वास्तु मंडन, तो इसमें वास्तुकला आर्किटेक्चर है। वास्तुसार तो दुर्ग भवन, नगर निर्माण और राजप्रसाद से संबंधित। कोदंड मंडन धनुर्विद्या, शांकुन मंडन शगुन अपशगुन, वेद मंडन व्याधि व निदान, प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला, राजवल्लभ मंडन सामान्य नागरिकों के आवासीय घरों से लेकर के राजप्रसाद एवं नगर रचना। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? रूप मंडन का संबंध है मूर्ति कला से। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो वो है कला मंडल। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किसमें इसके क्वेश्चन है। भाई इसको देखो, लगभग 22 मिनट का तो ये लेक्चर हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट, ठीक है, तुम लोग देखते नहीं हो यार पूरा का पूरा वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ इसके 2 पार्ट पढ़ा दिए जाए। तो 2 पार्ट में ये सही रहेगा भाई, 2 पार्ट इसका सही रहेगा। क्या रहेगा इसका? 2 पार्ट सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 पार्ट इसका सही रहेगा। और अभी इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है जो 22 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने कर दिया है शिल्प शास्त्री मंडन तक। उसके बाद में अपन इसमें नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।